मेंस्ट्रुअल साइकिल या जिसको हम क्या बोलते हैं, मासिक चक्र। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इधर ध्यान दो बेटा। हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, अरे समझ में नहीं आया रे बॉयज। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने एक तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, फीमेल वाला भी कंप्लीट हो गया था, उसकी ग्लैंड्स हो गई थी, डक्ट्स हो गई थी। उसके बाद में हमने बात की थी कि मेल से मेल गैमेट बनता है, जिसको हमने बोला था स्पर्म, और इसके बनने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस यानी गैमेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस की थी। और उधर oogenesis किया था। oogenesis का मतलब है कि अंड जनन, कैसे अंडा बनता है। आपको ये बताया था कि अंडा कब बनता है, जब एक नया फीटस गर्भ के अंदर बनना स्टार्ट होता है ना, पहले मंथ से लेकर के 9 मंथ तक भी वो पहले मंथ से बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब फीमेल के अंदर एक बीच में स्टेज आती है जिसको अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? पहली चीज, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब कि मासिक चक्र है। मासिक चक्र के बारे में कुछ जानते हो? पहली चीज बोलेंगे कि 28 डेज का काल कह सकते हैं, पीरियड कह सकते हैं, रहता है। इस 28 डेज के पीरियड में होता क्या है ना? ये जो मासिक चक्र है वो जो फीमेल ह्यूमन कह दो, फीमेल ह्यूमन का मतलब है कि स्त्री, और किस में होता है? फीमेल एप्स कह दो। एप्स का मतलब होता है चिंपैंजी कह सकते हैं बेटा, उनके अंदर ये पाया जाता है। सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल मेल ह्यूमन यानी कि फीमेल्स के अंदर हम बात करेंगे कि स्टार्ट कब होता है, तो हम बोलेंगे कि 12 से, यानी कि जो प्यूबर्टी है उस टाइम ये स्टार्ट होता है। 12 से 14 साल की जो उम्र है, उम्र में प्रारंभ। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होते हैं तो उस अवस्था को हम बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं बेटा? मेनार्क। मेनार्क। ओके, आगे देखते हैं। मेनार्क के बाद में बात करें कि लगभग 50 से 52 साल की जो उम्र है, उम्र में ये सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड का मतलब है रुक जाते हैं, रुक जाते हैं। और इस अवस्था को बोला जाता है क्या? मीनोपोज। वेरी गुड, मीनोपोज। मेनोपोज। ये दो टर्म ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ पूछी जाती है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे हम कहते हैं कि स्त्री के अंदर, फीमेल के अंदर ये वाला जो लगभग 4 से 5 दिन का टाइम पीरियड रहता है, ये सबसे खराब टाइम पीरियड रहता है। इस टाइम पीरियड के दौरान फीमेल को न तो मंदिर के अंदर एंट्री दी जाती है, न ही उनसे खाना बनवाया जाता है कि आप बिल्कुल घर में किसी लोगों, किन्हीं से भी नहीं मिलोगे, बिल्कुल सेपरेट रहोगे। ये जो मिथ है, इस मिथ से बिल्कुल आपको सेपरेट कर रहा हूं कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते तो हम यहाँ पर जितने भी बैठे, मेरे से लेकर के लास्ट में जो भी बच्चे बैठे वहां तक, किसी का भी कोई एग्जिस्टेंस, कोई अस्तित्व नहीं होता अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते। बेटा राइट और राइट? कैसे? अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते तो अंडाशय के अंदर फॉलिकल बनना स्टार्ट नहीं होती। फॉलिकल से लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल यानी ग्राफियन पुट्टिका नहीं बनती। ग्राफियन पुट्टिका नहीं बनती तो 14वें दिन अंडोत्सर्ग नहीं होता। अंडोत्सर्ग नहीं होता तो ओवम या अंडे का विमोचन, अंडा नहीं बनता। और अंडा नहीं बनता तो ह्यूमन के पास में स्पर्म होते हुए भी निषेचन नहीं हो पाता, नई प्रोजेनी का जन्म नहीं हो पाता। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ही है जो डिटरमाइन करता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ही है जो हमें बताता है क्या कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा।
अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल के अंदर नहीं आ रहे हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीने, इसका मतलब हो सकता है 2 रीजन, या तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये तो चलो अलग बात है, अनियमितता, लेकिन मोस्ट ऑफ बोला जाता है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहे हैं इसका मतलब है कि वो लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि मासिक चक्र का होना अथवा नहीं होना लेडी में निषेचन, या हम बोल सकते हैं निषेचन के बाद में गर्भावस्था को निर्धारित करता है, गर्भावस्था को निर्धारित करता है या बताता है, निर्धारित करता। ये थिंग समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 4 फेजेज में बांटते हैं। कितने फेजेज में बेटा? 4 फेजेज के अंदर। फर्स्ट फेज जिसको हम ब्लीडिंग फेज कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? अरे दिक्कत है कुछ बेटा, या तो कंफर्टेबल नहीं बैठे हो आप लोग? अरे जो भी था वो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ आपको नहीं कह रहा, क्यों टेबल बजा रहे हो? ब्लीडिंग फेज या फिर ये वाली फेज स्टार्ट हो गई? ब्लीडिंग फेज का मतलब है, हम बोलेंगे स्त्राव अवस्था। हाँ, इस अवस्था का जो टाइम पीरियड है बेटा वो रहता है 4 से 5 दिन, 4 to 5 days। सेकेंड अवस्था, सेकेंड अवस्था का नाम है पुट्टी की अवस्था। पुट्टी की अवस्था, या जैसे हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर, क्या? फॉलिक्यूलर फेज, जिसमें फॉलिकल का निर्माण होता है, पुट्टिका का निर्माण होता है, पुट्टिका बननी स्टार्ट होती है। इसका जो टाइम पीरियड रहता है लगभग 10 से 12 या 13 दिन। 10 से 12-13 दिन का मतलब है कि 4 से 5 दिन स्टार्ट का वो रहेगा, 6 से 12 दिन का ये टाइम पीरियड रहेगा। तीसरी फेज जिसको हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग अवस्था, या जिसे अपन बोलते हैं बेटा ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन फेज। अब ये ओव्यूलेशन फेज क्या है? इस ओव्यूलेशन फेज हम बोलेंगे, ओव्यूलेशन फेज नहीं है, ओव्यूलेशन एक दिन का टाइम पीरियड है ना, जो मोस्ट ऑफ जो है माना जाता है 14वां दिन, 14th, नॉट डेज, इट्स डे, दिनों का नहीं है, सिर्फ एक दिन, 14th डे। लास्ट में चौथा बोले तो इसको बोलेंगे हम ल्यूटिनाइजिंग। ल्यूटिनाइजिंग का मतलब लयनकारी कह सकते हैं। लयनकारी अवस्था, जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग फेज। इसका जो टाइम पीरियड है लगभग 15 से 28 दिनों का रहता है। कोई दिक्कत? अब देखो, अब हम समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रियल में ये चारों फेजेज जो थी ये चलती कैसे। ये जो चारों फेजेज है ये चारों फेजेज चलती कैसे, किस तरीके से पहली अवस्था होती है, किस तरीके से दूसरी, तीसरी और चौथी। इसके लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं। देखो बेटा,
सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हम बोलेंगे कि गर्भाशय की जो वॉल है, यूटेरस वॉल है, कौन सी? एंडोमेट्रियम। उस एंडोमेट्रियम वॉल में क्या चेंजेज रहते हैं? तो फर्स्ट हम देखें कि गर्भाशय भित्ति, ओके। सेकेंड, देखेंगे कि गर्भाशय भित्ति के बाद में कि जो अपने पास में ओवरी है, उस ओवरी के अंदर कौन कौन से हार्मोन रहते हैं और उन हार्मोन्स में क्या चेंज आता है। तो सेकंड अपन इधर देखेंगे कि ओवरी या ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। तीसरी चीज देखते हैं, और तीसरा हम देखेंगे कि जो ओवरी के हार्मोन में चेंजेस आ रहे हैं, जिससे ओवरी में क्या बदलाव आ रहे हैं, ओवरी बदलाव या ओवरी चेंजेज इन ओवरी, यानी पुट्टिका बन रही है या नहीं बन रही है। और चौथा हम देखते हैं कि अपनी जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो कौन कौन से हार्मोन स्त्रावित करती है जो इन चीजों को उद्दीपित करती है। तो यहां मैं सीधा लिख रहा हूं नेक्स्ट, फोर्थ यही लिख दूं, पिट्यूटरी ग्लैंड। चलो, पीयूष ग्रंथि हार्मोन, पीयूष ग्रंथि हार्मोन। ये लो, ठीक है। अब हम 4 अवस्थाएं बनाते हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं? पहली अवस्था क्या थी? ब्लीडिंग फेज, ये यहां पर ब्लीडिंग फेज। दूसरी कौन सी थी? फॉलिक्यूलर फेज, ये फॉलिक्यूलर फेज। तीसरी कौन सी थी? ओव्यूलेशन फेज, ये ओव्यूलेशन फेज। और चौथी अपने पास में ल्यूटिनाइजिंग फेज है। इनको मैं लिख रहा हूं। सबसे पहला ब्लीडिंग, दूसरी फॉलिक्यूलर, ये ऑलरेडी पहले हिंदी में टर्म लिख चुका हूं। तीसरी ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन, और चौथी ल्यूटिनाइजिंग। देखो बेटा, सबसे पहले जिस टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, तब क्या होता है कि जो फीमेल की जो यूटेरस है, मतलब गर्भाशय है, उसकी एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो रप्चर होती है। एंडोमेट्रियम वॉल के रप्चर होने से ब्लीडिंग होती है। तो हम यहां पर दिखाएंगे कि ये एंडोमेट्रियम वॉल है, उसका क्या हुआ? रप्चर, जिसको हम बोलेंगे ब्लीडिंग फेज। ये ब्लीडिंग, ये कब हुआ? जिस टाइम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिस टाइम बेटा एंडोमेट्रियम वॉल रप्चर होती है, उस टाइम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, हेलो, उस टाइम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसका लेवल रहता है कम। क्या रहता है बेटा? ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम रहता है। इसका नाम लिख दूं मैं, प्रोजेस्टेरोन। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसका लेवल कम रहता है। और ये जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, समझ लेना इधर, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होता है, तो ये कम प्रोजेस्टेरोन जो है वो पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करता है, पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है।
कि भाई पीयूष ग्रंथि आपको क्या करना है, दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं पीयूष ग्रंथि से, एक एफएसएच और दूसरा एलएच। एफएसएच का नाम होता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और एलएच का नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन का मतलब फॉलिकल यानी पुट्टी की प्रेरित करने वाले हार्मोन। तो जो लो लेवल ऑफ अपने पास में कौन है, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन है, ये क्या करता है कि जो एफएसएच हार्मोन है, इसको मैं इस कलर से बना दूं, जो एफएसएच हार्मोन है जिसका लेवल कम था उसके हार्मोन को ये क्या करता है, बढ़ाता है। क्या किया, बढ़ाया। जैसे ही बढ़ाया तब क्या हुआ, पुट्टी का बननी स्टार्ट हुई, पहली फेज तो कंप्लीट हो गई। जैसे इसने एफएसएच का मतलब ही क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि किसका निर्माण होना, फॉलिकल का, ये एफएसएच, यहां से फॉलिकल बनना स्टार्ट होती है। ये पहले फॉलिकल होती है, ये इसमें बताऊं, फॉलिकल होती है छोटी इस तरीके से, फॉलिकल यानी पुट्टी का, ये फॉलिकल फिर विकसित होती है और विकसित होकर के क्या बनाती है, ग्राफियन पुट्टिका बनाती है। मतलब प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक और फिर बनाएगी ये ग्राफियन पुट्टिका। ये ग्राफियन पुट्टिका, ये अपने पास में बीच में सेकेंडरी उस साइड। ग्राफियन पुट्टिका की बात करें तो इस तरीके से बीच में गुहा बनती है जिसको अपन बोलते हैं एंट्रम, याद आया, ये अपने पास में ग्राफियन पुट्टिका। पुट्टिका बन गई। अब जब पुट्टिका बन जाती है तो जैसे ही पुट्टिका बनेगी क्या होगा, एफएसएच यानी पुट्टिका बननी स्टार्ट होगी तो उसी के साथ में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इधर पुट्टिका बन रही है। पुट्टिका बनने का मतलब है आगे चल करके अंडे को ये बाहर निकालेगा और अंडा जब बाहर आएगा अगर उधर से स्पर्म आता है तो मिलेगा, मिलने के बाद में किस में जाएगा, एंडोमेट्रियम वॉल में धसेगा। यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अपना लेवल बढ़ाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल से ये जो एंडोमेट्रियम वॉल जो रप्चर हुई थी ये धीरे धीरे वापस बनना स्टार्ट हो जाती है ना, इस तरीके से। इस तरीके से ये जो है वो बनना स्टार्ट। ये समझ में आई। एंडोमेट्रियम वॉल की मोटाई किसने बढ़ाई, प्रोजेस्टेरोन ने। तो मैं प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन के लेवल को इंक्रीज कर दूं, ये इंक्रीज। ओके, तीसरी फेज में चले। तीसरी फेज का मतलब है ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज का मतलब ग्राफियन पुट्टिका क्या होगी, फटेगी। ग्राफियन पुट्टिका फटेगी तो किसका स्त्रावण करेगी, ये ग्राफियन पुट्टिका जो है यहां से फट गई। यहां किसका उत्सर्जन करेगी, ये ओवम का। ये इसने यहां पर अंडे को क्या कर दिया, इसको हम अंडा नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कल आया था क्लास में शाम को 4 बजे। इसको अंडा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किस फेज में, अभी तक ये अंडा नहीं बना है, सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक oocyte। कब बनता है, ये जो डिप्लोटिन फेज है उसमें सस्पेंड हो जाता है। कब बनता है, जब स्पर्म जो है वो एंट्री करता है, तब इसमें मियोसिस सेकेंड होता है और ये आगे चल करके ओवम बनाता है। तो ये क्या बना, ये बना oocyte। oocyte कब बनेगा बेटा, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल कब रप्चर होगी। अब हम ले आते हैं पीयूष ग्रंथि का दूसरा हार्मोन। पीयूष ग्रंथि के दूसरे हार्मोन का क्या नाम, ये ले लेते हैं, इधर ध्यान देना बेटा। पीयूष ग्रंथि का जो दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है एलएच, क्या नाम है, नाम से पता चलता है एलएच का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग का मतलब है रप्चर करना, ल्यूटिनाइज करना, लयन करना। किसको लयन करेगा, ये ग्राफियन पुट्टिका को। तो यहां से मैं इसका लेवल अभी तक तो लो, लेकिन यहां जैसे आया उसका लेवल मैं बढ़ा दूं, बढ़ा दिया। ये चीज समझ में आई। तो ये जो एलएच है, एलएच क्या होता है कि जिस टाइम ग्राफियन पुट्टिका को रप्चर होना होता है उस टाइम एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ जाता है और बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता है और इस अवस्था को अपन बोलते हैं एलएच सर्ज। क्या बोलते हैं बेटा, यहां मैं लिख देता हूं एलएच सर्ज। कोई दिक्कत, इन्होंने पुट्टिका बनाई तो पुट्टिका के लिए मैं इस हार्मोन को आगे बढ़ा देता हूं ऐसे।
लेकिन अब पुट्टिका का बनना बंद हो गया, क्योंकि अब अपने पास में कौन है, एग है। क्योंकि एग है, अगर ये स्पर्म के साथ में मिलता है तब तो क्या होगा, अब ये एफएसएच का अपने पास में कोई काम नहीं है, क्योंकि अब वापस पुट्टिका को नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो बन गया है, जाइगोट बन गया है, क्योंकि स्पर्म के साथ में एग मिल गया है। और जाइगोट स्पर्म और एग मिलेंगे तो एंडोमेट्रियम वॉल में क्या होगा, धसेंगे, और जैसे एंडोमेट्रियम वॉल में धसेंगे तो जाइगोट के बाद में जो ब्लास्टुला मोरुला सारी चीजों का निर्माण होगा, नया बच्चा बनना स्टार्ट होगा। तो मैं कहूंगा मैं अभी एफएसएच का काम नहीं है, मैं इस एफएसएच को लो लेवल पे ले आता हूं। क्लियर? ल्यूटिनाइजिंग फेज, ल्यूटिनाइजिंग फेज मतलब कि अपने पास में जो एलएच है उसका लेवल कैसा रहेगा, इंक्रीज रहेगा। अगर इधर ध्यान दो, अगर स्पर्म जो है उस एग के साथ में मिल जाता है तब तो ठीक, ठीक है, ल्यूटिनाइज कर दिया तब तो ठीक। अगर नहीं मिलता है तो ये वापस क्या होता है, क्या हुआ, हाँ कम हो जाता है, ठीक है। अब इधर देखो, एक और हार्मोन हम यहां पे लेंगे कि जिस टाइम, इधर देखो बेटा, जिस टाइम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चलता है तो उसके साथ में एक और हार्मोन रहता है, जैसे हम बोलेंगे उस हार्मोन को हम बोलेंगे एलएच हार्मोन। क्या हार्मोन, सॉरी एस्ट्रोजन हार्मोन, ये एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन पहले इसका लेवल रहता है कम, लेकिन जिस टाइम इस एंडोमेट्रियम वॉल में थिकनेस रहती है तो इसका लेवल भी क्या हो जाता है, इसी के साथ में बढ़ जाता है, ऐसे। और ये अपने पास में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये क्या कर रहा है, इसकी मोटाई बढ़ा रहा है ना, मोटाई बढ़ा दी, एग भी रिलीज हो गया। अगर एग रिलीज होकर के स्पर्म से मिलता है तब तो ये मोटाई बरकरार रहेगी, अगर नहीं मिलता है तो क्या होता है, दूसरे महीने वापस 4 से 5 दिन के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाते हैं, और ये जो है वापस धीरे धीरे, और नेक्स्ट वाली फेज जो है वही पहली फेज वो वापस स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अपने पास में जो ये वाली थी, कौन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो यहां तक तो रहेगा इंक्रीज, लेकिन लास्ट में फिर जब मिलेगा तब तक तो हाई रहेगा, और जब नहीं मिलता है, चलो इसको मैं ऐसे ना करके ऐसे कर लूं, कुछ नहीं बेटा, ऐसे बस हम क्या घटके कर रहे हैं, तो इतनी देर से रटे कर रहा हूं, समझ में नहीं आ रही तेरे को क्या है, समझ लो इधर बातें ना करके। देखो बेटा, पहली फेज समझा रहा हूं, इधर समझ लेना, ये एग रिलीज हो गया, इस एग को मैं ले आऊं यहां पे, ये एग, इस फेज में इसने क्या किया, जो अपने पास में एलएच है वो एकदम हाई बढ़ गया, जिसको हमने एलएच सर्ज के नाम से जाना। ये एग, अगर एग स्पर्म के साथ में मिल जाता है तब तो ठीक है, वरना कुछ टाइम पड़ा रहेगा और उसके बाद में डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही अपने पास में एग निकला तो पीछे कौन सी फेज बची, कार्पस ल्यूटियम, वेरी गुड। ये पीछे जो अपने पास में ये कचरा बचा, उस कचरे को हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वही जो पहला वाला, उसका लेवल फिर बढ़ाता है, जो एंडोमेट्रियम वॉल को और मोटा बनाता है, एंडोमेट्रियम वॉल को और मोटा बनाता है, लगभग इस तरीके से। इधर देखना बेटा, अगर वेजाइना बताए, इसके अंदर ये एंडोमेट्रियम वॉल इस तरीके से हो जाती है, ताकि जब स्पर्म इसके अंदर आता है, कितने स्पर्म, अगर स्पर्म की बात करेंगे तो स्पर्म जो है सबसे पहले लगभग 3 से 3.5 जो सीमन की मात्रा रहती है, उसमें से 5 मिलियन स्पर्म जो है वो लगभग बनते हैं, और लास्ट में पहुंचते कितने, 100 पहुंचते एग के पास में। लेकिन एग में भी आगे स्पर्मोलाइसिन करके एंजाइम होता है, जो क्या करता है, लास्ट में एग को एंटर होने देता है। तो यहां से स्पर्म जब एंट्री करते हैं, कुछ तो इसी फोल्डिंग यानी मोटाई, किसके, एंडोमेट्रियम की मोटाई के साथ में यहीं पर खत्म हो जाते हैं। तो कौन, ये जो कार्पस ल्यूटियम आई, ये वाली कार्पस ल्यूटियम, ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करती है, और स्त्रावण करने से अपने पास में अपने पास में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल कैसा रहता है, हाई रहता है। ठीक, समझ में आया? एक बार वापिस समझाता हूं इसको, देखो इधर अपने पास में मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की तो 28 दिन का एक काल रहता है, पीरियड रहता है, जिसके अंदर जो ह्यूमन में हो सकता है और चिंपैंजी के अंदर होता है, ठीक है। 12 से 14 साल की उम्र में प्रारंभ होता है फीमेल्स के अंदर, जिसको अपन मेनार्क बोलते हैं। क्या हुआ?
चिंपैंजी बंदर जैसी संरचना है बेटा, जो कहते हैं ना, एक तो बंदर रहता है बौंदरा, और एक रहता है काले मुंह वाला, बिल्कुल, है ना। हाँ, कहाँ गया, देख नहीं रहा आज, आया आया, हाँ चलो, हाँ वही कह सकते हैं अपने एक हिसाब से। 12 से 14 साल की उम्र में स्टार्ट होता है, 50 से 52 साल की उम्र में सस्पेंड हो जाता है। अब हम इधर देखो, एक चीज ये कहेंगे कि ये किन किन कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते, है ना। यहाँ पर एक लाइन लिखी नहीं है तो उस चीज को देख लेना। 2 कंडीशन में कब नहीं होंगे, एक तो जिस टाइम निषेचन हो जाता है, निषेचन के दौरान, निषेचन मतलब कि कौन सी अवधि बताए, प्रसव, 9 महीनों का जब पीरियड चलेगा, उस 9 महीनों के अंदर प्रसव पीरियड कहते हैं उसको, या जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, लिख दो जेस्टेशन। उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल जेस्टेशन बिल्कुल बंद रहेंगे। और दूसरा पीरियड बोले कि बच्चा होता है, होने के 6 महीने तक वो माता के दूध का क्या करता है, पाचन करता है, माता के दूध को, जिसको अपन बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो उसके अंदर भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है लगभग ऑफ रहते हैं, है ना। हम कहते हैं कि 6 महीने किताब के अंदर लिखा है, लेकिन वो 1 या 2 महीने तक ही रहता है, उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं संभवतः डिलीवरी के कुछ महीनों बाद तक जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल पीरियड। ये 2 चीजें क्यों लिखाई, ये इसलिए लिखाई कि इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नहीं आता, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो है वो स्टॉप रहते हैं, स्टॉप्स। तो समझ में आई। आगे देखो, मासिक चक्र का होना या नहीं होना ये बताएगा कि उस लेडी के अंदर प्रेगनेंसी है या नहीं है। फिर हमने इसकी 4 फेजेज बताई। एक फेज थी ब्लीडिंग फेज, सेकंड फॉलिकुलर फेज, थर्ड ओव्यूलेशन फेज और फोर्थ ल्यूटिनाइजिंग फेज। और इसको हमने एज ए चार्ट बताया। क्या, हाँ, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करते शायद, है ही नहीं सर, कहां से करें। मोबाइल आपके पास में एंड्रॉइड है तो नेट के ऊपर आप सिर्फ इतना लिख दो, एमसीक्यूज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल, सारे के सारे। या फिर आज का टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है, सिर्फ आप एक चीज सर्च करो, चैट जीपीटी, है ना, पता ही नहीं क्या है, उसके ऊपर बस आप लिख दो एमसीक्यूज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन हिंदी, पूरी पूरी लिस्ट आ जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, नेट पे सारे पढ़े हैं बेटा, आज के टाइम में भी यूं बता देंगे, बाद में नेट पे सीधा लिख दो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसीक्यूज, सारे बता देंगे। जेट का पेपर, नीट का पेपर, जितने भी होते हैं सारे पेपर्स में कौन कौन से प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज है वो आ रखे, वो भी शो हो जाएंगे। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बाद में बताता हूं, पहले इसको समझ लो, ठीक है। पहली फेज ब्लीडिंग फेज, सेकंड फेज फॉलिकुलर फेज, थर्ड फेज ओव्यूलेशन और फोर्थ फेज ल्यूटिनाइजिंग। ब्लीडिंग फेज का मतलब, इसमें हमने 4 चेंजेस लिखे हैं, 4 चेंजेस लिखे हैं। पहला चेंज ये है कि गर्भाशय की भित्ति में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल महीने के स्टार्ट होते हैं उस टाइम गर्भाशय की भित्ति यानी एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो रप्चर होना स्टार्ट होती है और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। जब ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगा तब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या होगा, कम होगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल के साथ में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा। कम प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करेगा, प्रेरित करेगा कि आप एफएसएच को क्या करो, सीक्रेट करो। और एफएसएच को जब ये सीक्रेट करते हैं, एफएसएच का पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या हम कहेंगे पुट्टिका प्रेरित हार्मोन या पुट्टिका उद्दीपित हार्मोन। ये क्या करता है, पुट्टिका बनाना स्टार्ट करता है। जब पुट्टिका बनाना स्टार्ट कर देगा, पुट्टिका क्यों बन रही है, क्योंकि अंडे का निर्माण करना है। और अंडे का निर्माण होगा, अगर स्पर्म आता है तो एंडोमेट्रियम वॉल में धसेगा, और अगर एंडोमेट्रियम वॉल में धसेगा तो एंडोमेट्रियम वॉल का मोटा होना जरूरी है। तो इसके साथ में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जैसे ही बढ़ता है, यहाँ पर एफएसएच हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ये पुट्टिका बनाने लगता है। इधर पुट्टिका बनने लगती है जो लास्ट में ग्राफियन पुट्टिका बनाती है, और इधर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ता है जो क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसको मोटा करता है। उसकी मोटाई यहाँ पर 2 mm रहती है, तो यहाँ पर लगभग 3 से 5 mm रहती है। लिख देता हूँ 2 mm और यहाँ पर 3 से 5 mm, ठीक है। जैसे ये चीज होती है, तीसरी फेज आती है जिसका नाम है
अंडोत्सर्ग अवस्था। और ये क्या होता है कि जिस टाइम एस्ट्रोजन हार्मोन है वो उत्तेजित करता है पीयूष ग्रंथि को कि अब आपको एलएच हार्मोन क्या करता है, उत्तेजित करना है। एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उत्तेजित होते ही जो ग्राफियन पुट्टिका है वो ग्राफियन पुट्टिका टूटने लगती है, रप्चर हो जाती है, यानी कि उसके अंदर अंडोत्सर्ग होता है और अंडा बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे ही अंडा बाहर निकलता है यहाँ पर एलएच हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि कम में ग्राफियन पुट्टिका के बाहर भी बेटा लेयर्स है ना, हमने बताई थी बीच के अंदर दो पार्ट है, पेरिफेरल पार्ट, स्ट्रोमा वाला है ना, कॉर्टेक्स वाला पोर्शन, बाहर भी बॉल है। अंडे को उत्सर्जित करना है तो एलएच हार्मोन जो अपना लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाता है, जिसको अपन बोलते हैं एलएच सर्ज। इसके बाद में जैसे ही अंडा निकला तो पीछे जो अवस्था बचती है उसको अपन कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। पीछे जो संरचना बचती है उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम फिर क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज्यादा बढ़ाता है। प्रोजेस्टेरोन लेवल जैसे ज्यादा बढ़ जाता है एंडोमेट्रियम वॉल कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। और इसी के साथ में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उसी की तरह काम करता है। ऊपर की तरफ क्या हुआ, एफएसएच और एलएच दो हार्मोन हुए, बीच में कोनाई पुट्टिका आई जिसने लास्ट में अंडे को सीक्रेट कर लिया। अब इसके आगे की मेन अवस्था, जब अंडा निर्मित हुआ है, अगर ये अंडा स्पर्म के साथ में मिल जाता है तो ये साइकिल यहीं रुक जाता है, ये मोटाई कंटिन्यू चलती रहती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ा रहता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ा दिया। अगर ये जो अंडा है, ये जो सेकेंडरी oocyte है, आगे स्पर्म से मिलता है, अंडे को बनाता है, जाइगोट बनता है, तो ये मोटाई ऐसे ही चलती रहती है जो मैंने अभी यहां पर बताया था। और अगर स्पर्म जो नहीं मिलता है तो नेक्स्ट मंथ यही वाला वापस साइकिल रिपीट होता है, और इसी को ही हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कहां से आते हैं, कैसे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल किन प्राणियों का मुख्य लक्षण है, तो मैंने दो चीजें लिखा है, ह्यूमन फीमेल और फीमेल एपिजिया चिंपैंजी का। दूसरा सवाल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड रहता है, मैंने वही चीज लिखा है, जो चीजें हमें जरूरी है, पीछे नहीं लिखा है होता है, कहते हैं, कहलाता है, इस प्रकार। ठीक है, टाइम पीरियड होता है लगभग 28 दिन का। तीसरा, मेनार्क अवस्था क्या है, या मेनार्क अवस्था का टाइम पीरियड है 12 से 14 साल, या मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने की अवधि कहलाती है मेनार्क, बंद होने की या स्टॉप होने की अवधि कहलाती है मीनोपोज, या मीनोपोज फीमेल के अंदर कौन सी एज में आते हैं, तो हम बोलेंगे 50 से 52 साल की उम्र में। मेंस्ट्रुअल साइकिल संदर्भित करता है, ये दो चीजें संदर्भित करता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएंगे, अगर बच्चा हो गया तो लैक्टेशनल मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग वाले टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रहेंगे। इसके बाद में बात करते हैं अपन यहाँ की। पहली चीज, 4 अवस्था, आपको क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवस्था नहीं है, 3 तो दे दी, एक कोई और दे दी, क्लियर, या फिर 3 दे दी, सॉरी तीनों को मिला, चारों को मिला के 3 ऑप्शन दे दिए, चौथा दे दिया उपरोक्त सभी। और आज के टाइम में अभी ये जो अपनी राजस्थान गवर्नमेंट उन्होंने निकाला है कि आपकी ओएमआर के अंदर क्वेश्चन पेपर में 5 ऑप्शन होंगे, है ना, नहीं अभी अपने ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें ये किया गया है कि 5 ऑप्शन होंगे, अगर आपको कोई नहीं आ रहा है तो 5वां पढ़ना है। तो उस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि चारों अवस्थाएं आपको ध्यान रखनी है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी अवस्था है जिसमें अंडा जो है वो बाहर निकलता है या अंडा स्पर्म के लिए तैयार होता है, तो हम बोलेंगे अंडोत्सर्ग अवस्था। फिर आगे पूछेंगे कि कौन सी संरचना है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करती है, तो हम क्या कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। फिर हम बोलेंगे कि कौन सी ग्रंथि जो है वो अंडे के निर्माण में या निषेचन में काम आती है, तो हम बोलेंगे पीयूष ग्रंथि, और पीयूष में भी कौन सी, अग्र पीयूष ग्रंथि। ठीक है ना, ये हमें चीज ध्यान रखनी है। एलएच सर्ज क्या है बताओ, एलएच सर्ज किस हार्मोन में बदलाव है, पहला एलएच में वृद्धि, दूसरा एलएच में कमी, तीसरा एफएसएच में वृद्धि, चौथा एफएसएच में कमी। एलएच में वृद्धि जिसको हम एलएच सर्ज कहते हैं। एलएच सर्ज किस अवस्था के दौरान होता है, तो हम बोलेंगे ओव्यूलेशन अवस्था के दौरान। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, है ना, जिस टाइम वो डीपीपी, अभी क्या थोड़ा मैं फ्री नहीं हूं इसलिए डीपीपी दे ही नहीं पा रहा हूं आपको, पहले हमारे कंटिन्यू डीपीपी चलती थी। डीपीपी का मतलब है डेली प्रैक्टिस पेपर, हर दिन चलते थे 10 क्वेश्चन, उसके बाद में सॉल्व भी होते थे। अब अपने पास टाइम पीरियड भी कम है, सिलेबस भी करवाना है, ठीक है, और भेज देंगे जब मैं फ्री होऊंगा। अभी फ्री हूं नहीं टोटल, तो मेरे पास में जितने भी मॉड्यूल थे वो तुम में ही बांट रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन वाले थे वो बिल्कुल तुम में बांट रखे हैं, है ना, मेरे पास में अगर होंगे तो वो मैं दे दूंगा। बाकी ये चीज समझ में आई। कार्पस ल्यूटियम का कार्य है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करना, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य है कि एंडोमेट्रियम वॉल को मोटा करना, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य एंडोमेट्रियम वॉल को मोटा करना, जो बताता है कि निषेचन हो जाएगा। हाँ,
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के, ये तो कार्पस ल्यूटियम हो गई। कार्पस ल्यूटियम से पहले एक संरचना बनती है जिसको बोलते हैं कार्पस हीमोराइजा, सिलेबस से नहीं है, साइड में रखो। कार्पस ल्यूटियम, और लास्ट में ये पूरी की पूरी रप्चर, इस ल्यूटिनाइजिंग फेज में पूरी रप्चर हो जाती है जिसको बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। ये बिल्कुल एकदम रप्चर वाली संरचना है जिसको हम बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। ठीक समझ में आई? तो ये है पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इधर से भी। चलो लिखो।